एक एसपी साहब ने एक ईमानदार दरोगा से रिश्वतखोर कह दिया और उस पर आरोप लगा दिए रिश्वतखोरी के। इस बात को सुनने के बाद जो ईमानदार दरोगा है उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद एसपी साहब उससे माफी मांगने के लिए पहुंच गए। कौन थे ये ईमानदार दरोगा और किस वजह से एसपी साहब ने इसे रिश्वतखोर कहा था और क्या किया था दरोगा साहब ने ऐसा जो एसपी साहब उल्टा माफी मांगने के लिए पहुंच गए? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, माता पिता और एक उनका लड़का। लड़के का नाम सुंदर है और उसकी उम्र अभी 9 साल है। 9 साल की उम्र में वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता। पिता की अच्छी खासी कमाई आया करती है तो परिवार में रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ सुंदर अपनी स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है। अब जैसे उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद उसके पिता उसे सरकारी नौकरी के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा अब तू पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी में लग जा ताकि तेरा भी अच्छे से गुजारा हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में इतना पैसा तो मिल ही जाता है कि जीवन को अच्छी तरह से जिया जा सकता है, वो भी ईमानदारी के साथ। क्योंकि जो सुंदर के पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और उन्होंने अपने बेटे को भी ईमानदारी का पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया है। इसके बाद जो सुंदर होता है अपने पिता के कहे अनुसार सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है। लेकिन सुंदर अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे तो पुलिस में लगना है, और इस बात से उसके पिताजी थोड़े से नाराज होते हैं। वह कहते हैं कि बेटा पुलिस वाले तो वैसे ही बदनाम है, ये जगह जगह से रिश्वत लिया करते हैं और इस नौकरी को अगर तू करेगा तो लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे। लेकिन जो सुंदर है वो अपने पिता से कह देता है कि पिताजी ऐसी बात नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं तो ऐसा ही मैं बनकर रहूंगा। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर सुंदर पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करने लगता है। अब 2 साल उसे तैयारी करते हुए हो गए थे और उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। अब इसके बाद जो सुंदर के पिता हैं वो सुंदर की शादी के लिए उससे पूछने लगते हैं। वह कहता है कि पिताजी पहले मुझे कामयाब हो जाने दो और उसके बाद मैं जरूर से शादी कर लूंगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा वो बात तो तेरी सही है, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं, कह रहे हैं कि बेटा शादी के योग हो गया है तो तुम्हें उसकी शादी कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर सुंदर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वो अपने पिता से कह देता है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको मेरी शादी करनी है तो आप बेशक से कर सकते हो। उसके बाद सुंदर के पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से धूमधाम से उसकी शादी करा देते हैं। शादी के 2-3 दिन बीते थे और 2-3 दिन बाद ही सुंदर के रिजल्ट आ जाता है, जिस रिजल्ट के आने के बाद सुंदर एक दरोगा बन गया था। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आया था तो वह अपनी पत्नी को इस सब का जिम्मेवार समझता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए लकी है और इसी वजह से इसके आते ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। इधर जो सुंदर की पत्नी है वह उसके माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा करती और परिवार में खुशनुमा माहौल रखा करती। इसके बाद सुंदर अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक थाने में हो जाती है। अब सुंदर की पोस्टिंग थाने में हो गई थी, लेकिन वहां के अंदर का माहौल देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे वो इधर उधर से रिश्वत लिया करते थे और सुंदर को भी ऐसा करने के लिए कहा करते थे। लेकिन सुंदर को अपने पिता की बातें याद हैं, जो उसके पिता बताया करते थे कि बेटा ईमानदारी से जीना सबसे अच्छा होता है, ईमानदारी से अगर हम जिएंगे तो हम अपना सर उठाकर किसी के भी सामने खड़ा हो सकते हैं। इसी वजह से सुंदर इस बारे में अपने पिता से बात करता है तो उसके पिता उससे कह देते हैं कि बेटा मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये जगह ही ऐसी है जहां पर तुम बदनाम हुए बिना नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी चलो तुमने ये नौकरी ज्वाइन कर ली है तो तुम ऐसा करो अपने आप को बचा सकते हो। उन लोगों से मना कर दिया करना कि मैं रिश्वत नहीं लेता और मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। इस बात को सुनकर सुंदर का भी हौसला बढ़ता है और वह दोबारा से जाकर वहीं पर ड्यूटी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ कई जगह ऐसी आती है जहां पर सुंदर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुंदर अपनी ईमानदारी को बचाते हुए ऐसे ही काम करता रहता है। अक्सर जब सुंदर आम पब्लिक में जाया करता था तो वहां पे उनके घर का पानी तक भी नहीं पिया करता था। वह बाहर से पानी की बोतल खरीदकर पानी पी लिया करता, लेकिन घर का पानी नहीं पिया करता था। अब जिस थाने में सुंदर की पोस्टिंग थी, एक दिन उस थाने से कुछ लोग तफ्सीद करने के लिए गांव में जाते हैं और वहां पर पुलिस वालों के लिए चाय पानी का इंतजाम कर रखा था। अब और पुलिस वाले वहां पर चाय पानी पीने लगते हैं, लेकिन सुंदर एकदम से दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग पी लीजिए, मैं नहीं पी सकता। इसके बाद वो लोग उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पानी तो पी सकते हो, एक गिलास में पानी है इसी को पी लो, लेकिन वो पानी पीने से भी मना कर देता है। अब वहां से जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो उसके साथ में काम करने वाला पुलिस वाला उससे पूछने लगता है कि भाई सुंदर ये बताओ कि पानी पीने में क्या दिक्कत थी? चलो मान रहे हैं कि अगर चाय नमकीन तुम खाओगे तो उससे दिक्कत हो सकती है, कोई लोग कहेंगे कि ये उनके घर का राशन खा कर आया है, लेकिन पानी पीना और पानी पिलाना तो धर्म का काम होता है, तुमने इसमें भी मना
क्यों कर दिया। तो उसके बाद जो सुंदर है उसे एक ऐसा जवाब देता है जिसको सुनने के बाद उस पुलिस वाले की भी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है कि मान लो हमने उसके घर का पानी पी लिया, लेकिन जहां पर हम गए हैं और वहां पर हमें पानी पीते हुए कोई देख लेगा तो सोचने लगेगा कि इस गिलास के अंदर दूध है और यह इसके घर का दूध पी रहा है, तो ये इसी के हक में बोलेगा। इसी वजह से मैं किसी के घर का पानी तक भी नहीं पीता, अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं बाहर से पानी खरीद कर पी लेता हूं। अब इस बात को सुनकर जो उसके साथ पुलिसकर्मी काम किया करता था उसकी एकदम से आंखें खुल जाती हैं और वह सुंदर के चरित्र को अच्छी तरह से पहचान जाता है कि सुंदर एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक केस के सिलसिले में सुंदर को एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है। उसको पकड़कर वो ले आता है और लाकर थाने में बंद कर देता है। अब वो थाने में बंद करने के बाद शाम को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वहां से चला जाता है, लेकिन सुबह आकर जैसे ही देखता है तो वो व्यक्ति वहां से गायब था, यानी कि उसको पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति को जिस जुर्म के लिए पकड़ा गया था वो जुर्म एसपी साहब के सामने आ जाता है। एसपी साहब इस मामले पर गौर देते हैं और गौर देने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा से पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़े जाते ही वो सबसे पहले कह देता है कि साहब मैं तो पहले भी पकड़ लिया गया था, लेकिन मैं पैसे देकर छूट गया हूं, तो अब आप मुझे दोबारा क्यों पकड़ रहे हो। इस बात को सुनकर एसपी साहब थोड़े से नाराज हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसने पकड़ा था। तो उसके बाद वह उस थाने का नाम बता देता है और वहां पर पुलिसकर्मी का नाम बता देता है। तो इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस थाने में फोन करते हैं और फोन करने के बाद कहते हैं कि जिस दरोगा ने इस व्यक्ति को पकड़ा था वो फौरन से मेरे ऑफिस में आकर रिपोर्ट करे, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अब इस बात को सुनकर जिन पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर उस व्यक्ति को छोड़ा था वो एकदम से घबरा जाते हैं और वे ये पूरा मामला सुंदर को बता देते हैं। अब सुंदर जैसे इस बात को सुनता है कि उस व्यक्ति से इन्होंने रिश्वत ले ली है और उसको छोड़ दिया है, अब एसपी साहब उसे बुला रहे हैं, तो वह एकदम से उनसे कहने लगता है कि ये कोई अच्छी बात है, मैं जरा भी रिश्वत नहीं लेता और आप लोगों ने रिश्वत लेकर उसे क्यों छोड़ दिया था। क्योंकि जब पहले सुंदर ने उनसे कहा था कि तुम लोगों ने उसको क्यों छोड़ दिया, तो उन लोगों ने कहा था कि उसका राजीनामा हो गया है और पार्टियों का समझौता होने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। इस बात को सुनकर सुंदर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने रिश्वत ली थी वो उसको समझाने लगते हैं कि भाई तू वहां जाकर हमारा नाम मत लेना, अगर तुमने हमारा नाम ले दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद सुंदर कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं तो अपनी सफाई में जो कुछ भी मुझे कहना है कहूंगा और मैं अपने ऊपर बेईमानी का दाग नहीं लगने दूंगा। ऐसा कहकर सुंदर एसपी साहब के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर एसपी साहब के सामने पेश हो जाता है। अब एसपी साहब जैसे सुंदर को देखते हैं तो एकदम से स्टार्टिंग में उससे रिश्वतखोर कह देते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई रिश्वतखोर, कितने रुपए लिए थे इसको छोड़ने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो सुंदर होता है वो अंदर से हिल जाता है, क्योंकि आज तक उसने रिश्वत का 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया था। वह मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया करता था और यह बात उसके दिल को चुभ गई थी। तो उसके बाद वो एसपी साहब से कहता है कि साहब सबसे पहले तो मैं आपको अपना रिजाइन देना चाहता हूं, मैं ऐसी नौकरी को नहीं करना चाहता जहां पर मैंने कुछ किया भी नहीं और उसके बाद भी मुझे गुनहगार ठहरा दिया जाता है। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्यों भाई क्या हुआ, ये तो कह रहा है ना कि तुमने रिश्वत ली थी और रिश्वत लेने के बाद इसको छोड़ा था और तुमने इसको पकड़कर अंदर किया था, तो छोड़ने वाला भला कौन हो सकता है। इसके बाद जो सुंदर होता है वो उन्हें साफ साफ बता देता है और कहता है कि मैंने इससे रिश्वत नहीं ली है, मेरे थाने में और जो पुलिस वाले काम किया करते हैं उन्होंने इससे रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर इसको छोड़ दिया है। चलो छोड़ो, इन बातों को बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपने पहले ही मुझे गुनहगार साबित कर दिया है और मैं आज से पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर जो सुंदर होता है अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ देता है और पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन दे देता है। अब रिजाइन देने के बाद जो सुंदर है वापस से अपने गाँव आता है और अपने पिता को एक पूरी कहानी बताता है। उसके पिता उसको समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा ही होता है और ऐसा ही किया जाता है ईमानदार लोगों के साथ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा हिम्मत मत हार, तू कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में और भी कर लेगा और हो सकता है ऊपर वाले ने तेरे भाग्य में इससे बढ़िया कोई काम लिखा हो और इसी वजह से तुझसे ये सारा काम करवाया है। अब इस बात को सुनकर जो सुंदर होता है थोड़ा सा मोटिवेट होता है और मोटिवेट होने के बाद अपने लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस ढूंढने लगता है। सुंदर गांव के अंदर रहकर दूध का काम करने की सोचता है और अपने घर दुधारू पशु बांध लेता है जिनका दूध निकाला करता और उसे बाजार में बेचा करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सुंदर की पढ़ाई लिखाई और उसकी मेहनत के जरिए वह दूध का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वह एक्सपर्ट लोगों से कांटेक्ट किया करता, उनसे बहुत कुछ सीखा करता और उन सभी चीजों को अपनी डेयरी फार्म में अप्लाई किया करता। वह अच्छे गुणवत्ता के दुधारू पशु लाया करता जिनसे ज्यादा दूध की प्राप्ति हो और उसके बाद अपने काम को धीरे धीरे ऐसे करने लगता है। इधर जो एसपी साहब थे वह उसके बाद सुंदर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि सुंदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो तो इन पुलिस वालों की वजह से उन्हें लग गया था कि इसने रिश्वत ली है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उन पुलिस वालों को फटकार लगाते हैं और कुछ दिनों के लिए उन सभी को
सस्पेंड कर देते हैं जो भी इस मामले में संलिप्त थे। इधर सुंदर धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ा रहा था और धीरे धीरे उसके डेयरी फार्म में हजारों पशु हो गए थे जिनका वो दूध निकाला करता और दूध को इधर उधर शहरों में भी सप्लाई किया करता। उसको काम करते हुए 5 साल हो गए थे और 5 साल के अंदर उसने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर दिया था। उसके दूध की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी और उसका दूध का धंधा बहुत ही तगड़ा चलने लगता है, क्योंकि सुंदर इस काम में भी बेईमानी नहीं किया करता, वह शुद्ध दूध बेचा करता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। अब यह बात घूमते घूमते एसपी साहब के पास भी पहुंच जाती है कि जिस दरोगा का रिश्वतखोर कहकर उन्होंने अपमान किया था, उन्होंने दूध का धंधा कर लिया है और उनका धंधा करोड़ों का बन गया है। चारों तरफ उसके ही चर्चे हुआ करते हैं और इसी वजह से एसपी साहब भी एक दिन उससे माफी मांगने का मन बना लेते हैं और सीधे सुंदर के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे एसपी साहब घर के बाहर आए थे तो एकदम से सुंदर को लगता है कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें आदर सहित अपने घर के अंदर बुलाता है। बुलाने के बाद उनसे कहता है कि साहब आप क्यों आए, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, वैसे भी मैं रिश्वतखोर हूं। अब इस बात को सुनकर जो एसपी साहब हैं वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि सुंदर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बिना जानकारी के तुमसे ऐसा कह दिया जिस काम के जरिए तुमने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। लेकिन बाद में जब मैंने इस चीज की तहकीकात की थी तो उस टाइम पर मुझे पता चला था कि तुम बिल्कुल भी रिश्वतखोर नहीं हो। उन लोगों की गलती थी तो उन लोगों को मैंने सस्पेंड कर दिया है और वो लोग इस चीज की सजा भुगत चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो सुंदर होता है वह एसपी साहब की तरफ हंसने लगता है और कहता है कि साहब अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाया करता हूं और मुझे उस नौकरी की जरूरत नहीं है जिस नौकरी में हर कोई इंसान हमारी तरफ इस तरह से देखता हो कि ये रिश्वत खाता होगा। इतनी देर में सुंदर के पिता भी वहां पर आ जाते हैं। जो सुंदर की पत्नी होती है वो एसपी साहब के लिए चाय पानी लेकर आती है। अब सुंदर के पिता वहां पर आकर उनसे पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है, तो सुंदर बताता है कि पिताजी ये वही एसपी साहब है जिनकी वजह से मैंने ड्यूटी छोड़ दी और आज मैं करोड़ों का मालिक बन गया हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो सुंदर के पिता हैं एसपी साहब का धन्यवाद करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बेटे को बेईमान कह दिया था। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो ये बिल्कुल से भी इस काम को नहीं कर पाता और उसी नौकरी में लगा रहता। इस बात को सुनकर एसपी साहब को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वह सुंदर से एक बार फिर से माफी मांगते हैं। तो सुंदर उनसे कह देता है कि साहब आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का लेखा जोखा था जिस वजह से आपने मुझसे बेईमान कहा और मैंने नौकरी को छोड़ दिया और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आपको इस बात पर जरा भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपसे हुआ है वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, ना कि आपकी मर्जी से। ऐसा कहकर सुंदर एसपी साहब को माफ कर देता है और एसपी साहब भी खुशी खुशी वहां से वापस लौट जाते हैं। सुंदर अच्छे से पैसे कमाया करता और उसके दूध की गुणवत्ता के आधार पर सभी लोग उसका दूध प्रेफर किया करते। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार दरोगा की जिसे एसपी साहब ने घूसखोर कह दिया, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। आप क्या कहना चाहते हो सुंदर के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सुंदर के पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।